ऑटिज्म के बच्चे की डेली रूटीन को अगर इस तरह से मॉडिफाई की जाए जिसमें फन प्ले, सोशल इमोशनल एंगेजमेंट और फूड हैबिट्स के साथ साथ सेंसरी मोटर एक्टिविटीज इंक्लूड हो, तो ये उसकी रिकवरी के लिए बेस्ट होम रेमेडीज हो सकता है जिसे पेरेंट्स इजीली घर में कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑटिस्टिक बच्चे की रिकवरी के लिए बेस्ट होम रेमेडीज पर डिस्कस करेंगे जिसे घर में इजीली किया जा सकता है। जब बच्चा एक बार ऑटिज्म डायग्नोज्ड हो जाता है, उसके बाद हमें डिफरेंट थेरेपीज की एडवाइस की जाती है और हम थेरेपीज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और सोचते हैं कि यही बेस्ट मेथड है उसकी रिकवरी का। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें भी बहुत कुछ करना होता है जो उसके लिए बेस्ट रेमेडीज हो सकता है। कुछ पेरेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या करना है, घर पे कौन सी थेरेपीज देनी है, इसलिए वो कुछ भी नहीं करते। कुछ पेरेंट्स को सेंटर टू सेंटर जाना पड़ता है जिसके लिए वो बिजी रहते हैं और उन्हें घर पर थेरेपीज देने का टाइम ही नहीं मिलता है। और कुछ पेरेंट्स होम प्लान को इग्नोर भी कर देते हैं। हमारा बच्चा हमारे साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, वो हमारे साथ इमोशनली अटैच्ड रहता है, जिस कारण से वे सबसे ज़्यादा कोऑपरेट हमें ही करेगा। इसलिए उसकी रिकवरी में हमारा रोल सबसे ज़्यादा होता है। बस आपको ये जानने की ज़रूरत है कि क्या करना है, कैसे करना है। इसके लिए फर्स्ट आपको अपने थेरेपिस्ट के साथ कोलैबोरेट हो करके होम प्लान बनाना है और उसे उसकी डेली रूटीन में ऐड करनी है। ये उसके लिए बेस्ट होम रेमेडीज हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे बच्चे की इम्पॉर्टेंट थेरेप्यूटिक प्लान उसकी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं जो उसके लिए बेस्ट होम रेमेडीज हो सकता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बच्चे को फन प्ले में एंगेज रखना। बच्चे को एंगेज रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले स्क्रीन को हटाना पड़ेगा, चाहे वो फ़ोन हो, पैड हो, टैब हो या टीवी हो, आपको उसे हटाना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे जब इंगेज रहेंगे तो वो लॉस्ट हो जाएंगे, वो अपनी दुनिया में चले जाएंगे। आपको इसके उल्टा वर्क करनी है, आपको उसको अपने फन प्ले में इंगेज करना है। आपको भी बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के एज के अनुसार बिहेव करना है जिससे बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। आप बच्चे को डिफरेंट फन एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। सुबह का टाइम है तो आप उसे वाटर प्ले दे सकते हैं, या समर है तो वाटर प्ले दे सकते हैं। बकेट को लाओ, बकेट में पानी भरो, बकेट को इधर करो, या बच्चे को जंपिंग एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, या बच्चे को बॉल एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। और इन एक्टिविटीज़ के साथ साथ आप सिंपल कमांड दे सकते हैं जिससे स्पीच डेवलपमेंट होगी। जंप, रन, कम, गो। अगर बच्चा आपको कोऑपरेट करता है, आई कांटेक्ट भी बढ़ेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको बच्चे की ही तरह इनर्जेटिक रहना पड़ेगा या उससे ज़्यादा एनर्जी दिखानी पड़ेगी और सिंपल कमांड देनी है, बेसिक कमांड देनी है। ये बच्चे के लिए फन प्ले हो जाएगा और बच्चे आपकी एनवायरनमेंट से कनेक्ट होंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप है बच्चे को एज अकॉर्डिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में इन्वॉल्व करना। अक्सर होता ये है कि हम बच्चे को जल्दी उसे बात करवा देते हैं, जल्दी ब्रश करवा देते हैं, जल्दी कपड़े पहना देते हैं, खाना खिला देते हैं, क्योंकि उसे थेरेपीज के लिए जानी है। लेकिन हम थेरेपीज क्यों देते हैं? उसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उसे अपना एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग खुद से करने के लिए। अगर हम उसके एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में थोड़ा टाइम दें,
थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, 2-3 मिनट करके ज़्यादा टाइम देंगे, तो उसे खुद से सीखने का मौका मिलेगा और उसकी एंगेजमेंट भी बढ़ेगी। जैसे ब्रश कर रहा है तो उसे ब्रश करने का टाइम देंगे, हाथ में ब्रश पकड़ाएंगे, टूथपेस्ट देंगे, उसे टूथपेस्ट से पेस्ट को ब्रश पे लगाने के लिए बोलेंगे जितना पॉसिबल हो सके। ये टूथपेस्ट को जब ब्रश पे डालेगा तो ये फाइन मोटर एक्टिविटीज़ है, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ है। उसको हम स्पीच की एक्टिविटी दे सकते हैं, बोल सकते हैं टूथपेस्ट लाओ, ब्रश करो, इसे मूव करो, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करो, छोटा छोटा कमांड देने से वो उसको फॉलो करेगा, उससे स्पीच भी डेवलप होगी। तो उसे हमें बच्चे को होल डे में उसके एज के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में इन्वॉल्व करना है, जो उसके लिए थेरेपीज के साथ साथ यह बेनिफिशियल रहेगा, उसकी इंडिपेंडेंसी डेवलप होगी। जो थर्ड इंपॉर्टेंट टिप है वो है हेल्दी डाइट फॉलो करना, क्योंकि हेल्दी डाइट से गट हेल्दी रहेगा और हेल्दी गट लीड्स टू हेल्दी ब्रेन। इसलिए हमको हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए। बच्चे को शुगर फ्री डाइट देनी है, ग्लूटीन फ्री, कैसीन फ्री डाइट देनी है, एडिटिव से दूर रखनी है, जो जंक फूड है या प्रोसेस्ड फूड है उससे दूर रखनी है। अगर डाइट हेल्दी रहेगा, उसको डेली रूटीन में ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच जो भी हो, अगर हम हेल्दी डाइट को फॉलो करेंगे तो बच्चे की ब्रेन भी हेल्दी रहेगी, उसकी इम्यून सिस्टम भी हेल्दी रहेगी। अगर गट सही नहीं रहेगा तो उसको अंदर से कुछ एंजाइटी डेवलप होगी, जिससे नेगेटिव बिहेवियर्स भी हो सकते हैं जो वो आपको बता नहीं सकता है। इसीलिए ऐसे बच्चे की डाइट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ग्लूटीन फ्री, कैसीन फ्री डाइट दिया गया है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है शुगर, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, एडिटिव, ये सब को हटा के रखनी है। तो हेल्दी डाइट जरूर फॉलो करें। जो फोर्थ टिप है वो है स्लीप और डेली रूटीन को फॉलो करना, रेगुलरली फॉलो करना। बच्चे की स्लीप पैटर्न सही रहेगी तो ही उसकी ब्रेन डेवलपमेंट सही से होगी। सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, तो इससे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा से होता है। इसीलिए स्लीप पैटर्न को रेगुलराइज करना, अच्छा रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से जो डेली रूटीन है उसको भी फॉलो करना चाहिए। टाइम से ब्रश कर लेना, बात कर लेना, टाइम पे ब्रेकफास्ट करना या प्ले टाइम होना, और उसकी जो भी एक्टिविटीज़ है उसको टाइम के अकॉर्डिंग देना। जनरली ऐसे बच्चे अगर रूटीन फॉलो नहीं होता है तो उसके बिहेवियर इशूज में चेंजेज आ सकते हैं। तो उस चेंजेज को रोकने के लिए, उस नेगेटिव बिहेवियर आने को रोकने के लिए हमें उसकी डेली रूटीन को फॉलो करनी चाहिए। वो खाने पीने से लेकर के सोने तक के लिए सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट टिप है बच्चे की फीलिंग्स और इमोशंस पे काम करना। बच्चे को उसकी इमोशंस, फीलिंग्स के बारे में बताना, उसे उसकी और अपनी फीलिंग्स और इमोशंस से अटैच करना। ऑटिस्टिक बच्चे की फीलिंग्स और इमोशंस पुअर होती है, जिसकी वजह से वो अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस को भी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए वो विड्रॉन रहते हैं, वो अकेले खेलते रहते हैं, वो दूसरे से मिलते नहीं हैं। और फीलिंग्स और इमोशंस पर वर्क करना किसी थेरेपी में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसे डिफरेंट सिचुएशंस में फीलिंग्स और इमोशंस को यूज करना सिखाना पड़ता है। जैसे कभी बच्चा हैप्पी है, वो कभी सैड है, तो उसी सिचुएशंस में हमको डिफरेंट मेथड से उस फीलिंग्स को, उस इमोशंस को उसे बताना पड़ेगा। सपोज वो हंस रहा है तो ओके, नाउ यू आर हैप्पी, हम उसको इमोजी दे सकते हैं या कुछ फ्लैश कार्ड दिखा सकते हैं। तो जब जिस तरह की इमोशंस है उसी इमोशंस का हेल्प ले करके हमें सिखाना पड़ेगा। जब तक फीलिंग्स और इमोशंस सही से नहीं होगा वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, दूसरे के एक्सप्रेशन को नहीं समझ पाएगा,
तो उस इंटरेक्शन डेवलप करने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए बच्चे को फीलिंग्स और इमोशंस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट टिप है नो नेगेटिव एनफोर्समेंट। कभी कभी बच्चे किसी चीज़ के लिए बहुत जिद करने लगते हैं, नहीं चाहिए तो चाहिए ही, उसके लिए रोना शुरू कर देते हैं, डिफरेंट बिहेवियर शुरू कर देते हैं। हम भी कभी कभी अपना टेम्पर खो देते हैं और बच्चे को नेगेटिव कमांड दे देते हैं या नेगेटिव एनफोर्समेंट देते हैं या डरा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे की फीलिंग्स को या इमोशंस को समझना होगा। बच्चे उसको बता नहीं सकते हैं, आप जो समझा रहे वो समझ नहीं पा रहा है, तो आखिर करना क्या है? हमें कुछ टैक्टिक्स यूज करके उसे डायरेक्ट करना है दूसरी तरफ। जो उसकी फेवरेट चीज़ है उसका बहाना लेकर के हम उधर से उसकी ध्यान हटा सकते हैं। थोड़ा फर्म रहना है, लेकिन नो मैं पीटूंगी या मैं पीटूंगा ऐसा नहीं बोलना है। इससे बच्चे में एंजाइटी डेवलप होगी और उसके बाद डिफरेंट बिहेवियर इशू जाएंगे। तो आपको बच्चे के मूड के हिसाब से उसको डिफरेंट एक्टिविटी जो उसकी इंटरेस्टिंग हो उसका फेवर लेकर के आपको उसको डाइवर्ट कर देना है उस सिचुएशन से। दिस इज द सॉल्यूशन। इससे नेगेटिव बिहेवियर नहीं आएंगे। सेवंथ इंपॉर्टेंट टिप है बच्चे को रेगुलर बेसिस पे सोशल स्टोरी सुनाना, खास करके बेड टाइम में। ऐसे बच्चे की सोशल स्किल्स पुअर होती है और जब आप बच्चे को ऐसे ही सोशल स्किल्स सिखाएंगे तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसलिए हमें सोशल स्टोरी को सुनाना चाहिए और बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, बच्चे एंजॉय करे, एक्टिवली इन्वॉल्व हो। इसके लिए आपको रोल प्ले करना पड़ेगा, आप स्टोरी को एनिमेट करके दिखाना पड़ेगा जिससे बच्चे आपकी तरफ ध्यान दें। और जब बच्चे आपकी तरफ ध्यान दें, वो स्टोरी में इन्वॉल्व है, तो उस टाइम में बेसिक सोशल स्किल्स को आपको सिखाना चाहिए। क्योंकि ऐसे बच्चे की सोशल स्किल्स पुअर होती है तो फीलिंग्स और इमोशंस भी पुअर होती है, तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं और बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने आप को इस तरह से एनर्जेटिक रूप में फन मोड में शो करना है जिससे बच्चा आपकी तरफ इन्वॉल्व हो जाए। ये सोशल स्टोरी बच्चे का इंटरेक्शंस, सोशलाइजेशन डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा। इसे रेगुलर बेसिस पे बच्चे को सुनाना चाहिए। एट्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है बच्चे को डेली बेसिस पे सेंसरी मोटर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना। यहाँ आपको जो थेरेपिस्ट का प्लान है, बच्चे के असेसमेंट के बाद जो होम प्लान मिलती है, उस तरह की एक्टिविटीज लेनी है और बच्चे की होल डे में उसे सेट करनी है। बच्चे को जंपिंग देना, बच्चे को स्विंग देना, बच्चे को टेक्टाइल एक्टिविटीज़ देना, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब बच्चे एक बार में सब देंगे तो हो सकता है बच्चे एंग्शियस हो जाए, बच्चा कोऑपरेट नहीं करे। तो आपको थेरेपिस्ट के द्वारा बताए गए होम प्लान को लेना है और बच्चे की डेली रूटीन में उसके कन्वीनियंस के अनुसार आपको ऐड करनी है। कुछ एक्टिविटी मॉर्निंग में, कुछ आफ्टरनून में, कुछ इवनिंग में, कुछ नाइट में भी कर सकते हैं। ये सेंसरी मोटर एक्टिविटीज़ बच्चे की सेंसरी इश्यूज को रिकवर करने के लिए, उसकी बॉडी अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए, सेल्फ रेगुलेशंस डेवलप करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ही आपको अपने घर को इस तरह से मॉडिफाई करना है जो सेंसरी फ्रेंडली हो, बच्चे को जो इरिटेशंस ना हो, जैसे ज़्यादा लाइट नहीं होना, ज़्यादा साउंड नहीं होना। टेक्टाइल डिफेंसिव बच्चे को डिफरेंट टेक्सचर से इरिटेशंस होती है, तो आपको कामिंग एनवायरनमेंट बनानी है और इसके लिए सेंसरी मोटर प्ले के साथ साथ सेंसरी एनवायरनमेंट होम का होना बहुत ज़रूरी है। नाइन्थ इम्पॉर्टेंट टिप है बच्चे की डेली रूटीन में ब्रीदिंग एक्टिविटीज और कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज और योगा ऐड करना।
ये बच्चे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज या ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ जैसे ब्लोइंग, डिफरेंट फन ब्लोइंग एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। बच्चे की एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, उसके माउथ के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे उसकी स्पीच डेवलपमेंट में या फीडिंग हैबिट में बहुत हेल्प मिलती है। उसी तरह सम स्पेसिफिक एक्सरसाइज या योगा पोजेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे की प्रोप्रियोसेप्शन या इंट्रोसेप्शंस डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। उससे बच्चे की बॉडी अवेयरनेस डेवलप होती है, उसकी मोटर प्लानिंग अच्छी हो जाती है। इसलिए बच्चे की डेली रूटीन में ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ के साथ साथ सम ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज या योगा पोजेज ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। इसके लिए मैंने सेपरेट बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ऑटिज्म भी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक ऐड करूँगा डिस्क्रिप्शंस में। एंड द लास्ट 10th टिप, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिसे जनरली हम लोग इग्नोर करते हैं, वो है बच्चे को फ्री प्ले देना। अभी तक जितनी भी चीज़ हमने डिस्कस किया, बच्चे की डेली रूटीन के साथ साथ उसको रेगुलराइज किया। हमने उसके साथ फन प्ले किया, इमोशंस पे काम किया, फीलिंग्स पे काम किया, सेंसरी इश्यूज पे काम किया, डिफरेंट। लेकिन ये सब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। होम इज़ द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। इसके अलावा हमें बच्चे को फ्री प्ले देना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे जब फ्री प्ले में जाते हैं विदाउट रूल, तो वो अपने आप को कंप्लीटली इन्वॉल्व करते हैं प्ले में। इससे उसकी एनर्जी चैनलाइज होती है। जनरली ऐसे बच्चे इम्पल्सिव होते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, उसके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए बच्चे की एनर्जी चैनलाइजेशन ज़रूरी है और इसके लिए फ्री प्ले बहुत हेल्प करेगा। फ्री प्ले के लिए हम बच्चे को पार्क ले जा सकते हैं, पार्क में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। बच्चे को स्विंग पे जाएगा, ट्रेम्पोलिन पे जंप करेगा, हैंगिंग करेगा, क्लाइंबिंग करेगा, स्लाइडिंग करेगा और वो अपने आप को एंजॉय करेगा, जिससे उसकी एनर्जी बेहतर तरीके से चैनलाइज होगी और इसका हमको डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चे के डिफरेंट बिहेवियर्स को पॉजिटिवली डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। अगर आप ये 10 होम रेमेडीज टिप्स फॉलो करते हैं तो ये बच्चे की रिकवरी में बहुत हेल्प करेगा। जो उसकी सेंसरी इश्यूज है, कोऑर्डिनेशन इश्यूज है, सोशल इमोशनल इश्यूज या लर्निंग इश्यूज है, वो इम्प्रूव होने लगेगा। अगर आप इस टॉपिक में डीप नहीं जाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस टिप्स को फॉलो कीजिए। ये आपको थेरेपीज के साथ साथ बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।